हेलो माय यंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? मैं सुरेश सर एक बार फिर आपके साथ उसी वादा को निभाने के लिए जो मैंने आपसे कहा था। 11th की परीक्षा जैक बोर्ड के द्वारा संभावित तिथि जो है वो 13 अप्रैल के आसपास है। उसी कड़ी में आज मैं फिर एक एमसीक्यू का सेट नंबर 2 लेकर के आया हूँ। आप पूरे वीडियो के साथ अंत तक बने रहेंगे, कॉपी और कलम साथ में रखेंगे और सारा चीज़ आप नोट करते जाएंगे। बहुत ही फायदे की चीज़ है। मैं +2 में पढ़ाने का 30 वर्षों के अनुभव को आपके साथ साझा कर रहे हैं। आपके लिए वरदान साबित होगा। आप इसको वीडियो के अंत तक बने रहिए और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। चलिए आते हैं हम लोग सेट नंबर 2। सेट नंबर 2 एमसीक्यू फिजिक्स जैक मॉडल क्लास 11। पहला क्वेश्चन है, एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंकने से वह अधिकतम क्षैतिज दूरी तय करेगी? फॉर व्हाट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ए बॉल विल कवर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस? तुरंत आपके दिमाग में करंट की तरह आता होगा कि दिस इज प्रॉब्लम ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन का प्रॉब्लम है। प्रोजेक्टाइल मोशन में आप किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं, फेंकते हैं आप, ये जो है दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। यही है हॉरिजॉन्टल रेंज। ये हॉरिजॉन्टल रेंज है। ये मैक्सिमम वैल्यू इसका आर कब होगा, कितना एंगल पर फेंकने से ये मैक्सिमम वैल्यू होगा आपका। फॉर्मूला आपको आर का मालूम होगा, आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। आपका फॉर्मूला याद है आपको? आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ये मैक्सिमम होने के लिए ये मैक्सिमम होना चाहिए 2 थीटा। साइन का वैल्यू मैक्सिमम कितना होता है 1, मतलब ये 90 डिग्री होना चाहिए। 2 थीटा शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री, इसलिए थीटा होना चाहिए 45 डिग्री। तो 45 डिग्री एंगल पर अगर हम किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करेंगे तो वो सबसे मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा। आइए कम क्वेश्चन नंबर 2। न्यूटन के प्रथम नियम को भी जाना जाता है, मतलब न्यूटन का जो पहला नियम है वो दूसरे नियम से भी जाना जाता है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज। न्यूटन का पहला नियम याद है? कोई वस्तु विराम की अवस्था में रहेगी या एक सरल रेखा पर समरूप गति की अवस्था में रहेगी, तब तक रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर लग करके उसके स्टेट को चेंज करने की कोशिश न करे। इसलिए दैट कंडीशन ऑफ बॉडी इज नोन एज इनर्शिया। जिस अवस्था में वस्तु है उसी अवस्था में रहना चाहती है, दैट कंडीशन इज नोन एज इनर्शिया। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन है एनर्जी, वर्क, इनर्शिया एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ऊर्जा, कार, जड़त्व और जड़त्व आघूर्ण, उसको हम लोग जड़ता का नियम भी कहते हैं, इसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं। इसलिए न्यूटन के प्रथम नियम का दूसरा नाम हो गया जड़ता का नियम या जड़त्व का नियम भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन दूरी का मात्रक नहीं है? ये हर तरह के एग्जामिनेशन में आता है। देखिए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एग्जामिनेशन हो, चाहे यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, सब जगह ये क्वेश्चन पूछा जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिट ऑफ डिस्टेंस? नॉट यूनिट ऑफ डिस्टेंस, या इसमें से लाइट ईयर किसका यूनिट होता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसका यूनिट होता है, इस तरह से क्वेश्चन आता है। लेकिन ये आप याद रखेंगे, दिस इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिट ऑफ डिस्टेंस? कौन? इसे नाम से पता चलेगा आपको, लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष। तो लगता है कि ये वर्ष है, मतलब टाइम का यूनिट होगा, लेकिन ये टाइम का नहीं है, ये डिस्टेंस का यूनिट है। खगोलीय मात्रक, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इसको आप एयू भी लिखते हैं, एयू लिखते हैं। ये पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी या स्टार्स के बीच का डिस्टेंस मेजर किया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल दूरी, डिस्टेंस, मतलब ये भी डिस्टेंस है। पैरेलैटिकल सेकेंड, जिसको हम लोग पार्सेक कहते हैं, ये भी डिस्टेंस का यूनिट है। इसलिए इसका आंसर होगा, कौन नहीं है? पास्कल। पास्कल जो है, पास्कल इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। पास्कल जो है यूनिट ऑफ प्रेशर है, इसलिए पास्कल इसका नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन दूरी का मात्रक नहीं है? प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, खगोलीय मात्रक दूरी का मात्रक है, डिस्टेंस का यूनिट है। पार्सेक इज आल्सो यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ये भी दूरी का मात्रक है। पास्कल इज यूनिट ऑफ प्रेशर, इसलिए ये इसका आंसर होगा, ये नहीं है।
लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 4 नंबर पर आइए, देखिए क्या कह रहा है। एम द्रव्यमान की एक वस्तु आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर एम द्रव्यमान की एक वस्तु आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर v वेग से चल रही है। ये आपका आर त्रिज्या का सर्कुलर पाथ है। यहाँ पर m मास का एक बॉडी है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। The centripetal force acting on a body of mass m moving with velocity v in a circular path of radius is। इधर जो सेंटर की ओर फोर्स काम कर रहा है, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। फॉर्मूला आपको याद है, mv स्क्वायर बाय आर, mv स्क्वायर बाय आर। इसलिए mvr लो, v बाय rm लो, mv स्क्वायर बाय आर, mv स्क्वायर बाय आर। ये हो गया ऑप्शन नंबर सी। कहते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का मात्रक नहीं है? Which one of the following is not unit of energy? एनर्जी का यूनिट इस चार ऑप्शन में से कौन नहीं है? जूल इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, कैलोरी इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज यूनिट ऑफ एनर्जी, किलोवाट इज यूनिट ऑफ पावर। इसलिए ऑप्शन इज बी, ऑप्शन इसका जो होगा बी। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए, देखिए। जड़त्व आघूर्ण का एसआई मात्रक है। एसआई यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज, एसआई यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला याद है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग आई से लिखते हैं, आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर, समीशन देकर के मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। मास इज किलोग्राम, डिस्टेंस इज मीटर, मीटर का स्क्वायर। इसलिए किलोग्राम मीटर का स्क्वायर इसका ऐसा यूनिट हुआ। यहाँ देखिए किलोग्राम मीटर है, किलोग्राम पर मीटर है, किलोग्राम मीटर पर मीटर स्क्वायर है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर है। इसलिए ऑप्शन विल बी डी, दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ, एसआई यूनिट ऑफ। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। आप देख रहे हैं कि ये जो मेरा वीडियो है वो बायलैंग्वेज है, इंग्लिश मीडियम में भी है और हिंदी मीडियम में भी है। इसलिए दोनों को आपके लिए इसमें प्रॉफिट है। जो इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा है हिंदी समझ लीजिए, जो हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है इंग्लिश समझ लीजिए, दोनों का कहीं कंफ्यूजन होने की बात नहीं। एक बल युग्म उत्पन्न करता है, एक कपल प्रोड्यूसर्स, एक कपल प्रोड्यूसर्स केवल रेखीय गति, लीनियर मोशन ओनली, केवल घूर्णन गति, रोटेशनल मोशन ओनली, रेखीय और घूर्णन दोनों, बोथ लीनियर एंड रोटेशनल, एंड नन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं। तो कपुल आप समझ रहे हैं, कपुल क्या होता है? सो टू फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन नेचर। ये है, अगर ये दो फोर्सेस है इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, लेकिन एक अपवर्ड है दूसरा डाउनवर्ड है, तो ये कपुल बनाएगा। और ये कपुल का जो इसका टेंडेंसी क्या होगा, किसी कपुल का चलते क्या प्रोड्यूस होता है? टॉर्क। और टॉर्क का टेंडेंसी होता है बॉडी को रोटेट करना, इसलिए यहाँ पर रोटेशनल मोशन सिर्फ होगा, इसमें सिर्फ रोटेशनल मोशन उत्पन्न होगा, इसमें केवल घूर्णन गति, केवल घूर्णन गति। क्वेश्चन नंबर 8 आइए, देखिए क्या कहता है। दिस इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वीवीआई। यदि पृथ्वी के द्रव्यमान को नियत रखते हुए त्रिज्या आधी कर दी जाए, मान लीजिए अभी अर्थ का मास है m और रेडियस है r, तो ये जो आपका पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन है, दिन रात जो होता है वो 24 घंटे का हो रहा है। मास है m, रेडियस है r। कहता है यदि पृथ्वी के द्रव्यमान को नियत रखते हुए त्रिज्या आधी कर दी जाए, अर्थ के रेडियस को हम हाफ कर दिए, मास उतना ही रखे, तो ड्यूरेशन ऑफ डे नाइट कितना होगा? तो दिन रात की अवधि क्या होगी? तो इसको आप रोटेशनल मोशन में जब ये है, तो रोटेशनल मोशन में आप देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगता है, टॉर्क कांस्टेंट रहेगा, तो आई इंटू ओमेगा ये कांस्टेंट होना चाहिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी दोनों कांस्टेंट होना चाहिए। अर्थ इज ए सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr स्क्वायर, तो ये हो गया m1r1 का स्क्वायर, और फिर दूसरा वाले में हो जाएगा 2/5 m2r2 का स्क्वायर, ये हो गया ओमेगा 1 को यहाँ लिखते हैं, ये I1 आप इसको इस रूप में ले सकते हैं। देखिए
कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कांस्टेंट है, आई ओमेगा इज के, मतलब आप लिख सकते हैं I1 ओमेगा 1 बराबर I2 ओमेगा 2। I1 मोमेंट ऑफ इनर्शिया अर्थ का है 2/5 mr², ओमेगा का फॉर्मूला हो गया 2π/t, तो 2π/t1 यहाँ पे हो जाएगा 2/5 m डैश, इसको m1 r1 कर देते हैं, इसको m2 r2 का स्क्वायर कर देते हैं, और ये 2π/t2, ये ओमेगा 2 का फॉर्मूला होगा। देखिए ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, 2π कैंसिल हो गया। यहाँ पे आपको मास दोनों सेम है, ये दोनों का मास सेम है, दोनों का मास सेम है, आपको निकालना है। आपको यहाँ क्या बचा, देखिए r1 का स्क्वायर बटे t1 बराबर हो जाएगा यहाँ पे r2 का स्क्वायर बटे t2। आपको t2 चाहिए, t2 को यहाँ ले जाइए, t2 को यहाँ ले आइए, और ये यहाँ चला जाएगा r2 का स्क्वायर t1/r1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे आप क्या कर दीजिए, इसको R2 जो है इसका आधा हो गया, R2 जो है R2 इज R1/2, यहाँ क्वेश्चन में दे रहा है, देखिए R2 इज R1/2, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा R1²/4, R1²/4, और T1 हो गया 24 आवर्स, और ये हो गया R1 का स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, 4 6 24, इसलिए 6 घंटे का ड्यूरेशन होगा, 6 आवर्स, 12 आवर्स, 18 आवर्स, 48 आवर्स, इसलिए आंसर विल बी 6 आवर। 6 आवर का अगर हम रेडियस को घटा करके आधा कर दें, मास वही रहे, तो दिन रात की अवधि जो हो जाएगी वो 6 घंटे की। क्वेश्चन नंबर 9, केपलर के तृतीय नियम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू केपलर्स थर्ड लॉ, आप पढ़ते हैं, हर प्लैनेट इलिप्टिकल पाथ में सन के चारों ओर रिवॉल्यूशन करता है, तो रिवॉल्यूशन पीरियड जो होता है, रिवॉल्यूशन पीरियड का स्क्वायर वो सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब ये केपलर्स का थर्ड लॉ यही है, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। अब बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कर रहा है, तुल्यकाली उपग्रह का परिभ्रमण काल, द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। पहले समझना होगा तुल्यकाली उपग्रह कहते हैं किसको, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट किसको कहा जाता है, ऐसा सैटेलाइट जो हमेशा पृथ्वी के सापेक्ष रेस्ट में नजर आए। तो क्या क्या कंडीशन है उसको जरा पढ़ लीजिएगा, उसका डायरेक्शन अर्थ के डायरेक्शन के होना चाहिए, पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन भी अर्थ के पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन के बराबर होना चाहिए, इसलिए इसका जो परिभ्रमण काल होगा दैट इज पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ। अर्थ का परिभ्रमण काल कितना है, 24 घंटे ना, इसलिए 24 घंटे में जब पृथ्वी एक चक्कर लगाती है उसको भी एक चक्कर लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 11, पॉइसन अनुपात का मान होता है, द वैल्यू ऑफ पॉइसन रेशियो इज, कहाँ चले गया चैप्टर, इलास्टिसिटी। पॉइसन के अनुपात को किसे लिखते थे हम लोग, सिग्मा से लिखते थे, इट इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस, और वहीं पे आपको बताया गया था कि इसका वैल्यू जो होता है -1 और +½ के बीच होता है, बिटवीन -1 एंड +½ के बीच पॉइसन रेशियो का, इट इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस, इसका यूनिट मतलब और बीमा नहीं होती है। फिर इलास्टिसिटी से क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, हुक के नियमानुसार, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, हुक्स लॉ इज विद इन इलास्टिक लिमिट, प्रत्यास्थ सीमा के अंदर प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है, प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, दिस इज हुक्स लॉ, दिस इज हुक्स लॉ। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर है 13, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13, क्या कह रहे हैं देखिए, ताप बढ़ने से द्रवों और गैसों में श्यानता क्या होती है, द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड एंड गैसेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो आप जानते हैं लिक्विड का भी विस्कोसिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है और गैसेस का भी विस्कोसिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। लिक्विड का विस्कोसिटी टेम्परेचर बढ़ने से घटता है और गैस का जो विस्कोसिटी होता है वो टेम्परेचर बढ़ने से बढ़ता है। ये ऑप्शन आपको चूज करना है। ताप बढ़ने से
द्रवों तथा गैसों में श्यानता, द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड एंड गैसेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। ऑप्शन ए बढ़ती है, नहीं। बी घटती है, नहीं। सी द्रवों में बढ़ती है और गैस में घटती है, और द्रवों में घटती है और गैस में बढ़ती है। इंक्रीजेज इन लिक्विड्स एंड डिक्रीजेज इन गैस, एंड डिक्रीजेज इन लिक्विड्स एंड इंक्रीजेज इन गैस। हमने क्या बताया आपको? विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। द्रव की श्यानता ताप बढ़ने से घटती है, और गैस की श्यानता ताप बढ़ने से बढ़ती है। विस्कोसिटी ऑफ गैसेस इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। इसलिए ऑप्शन इज डी। ऑप्शन इज डी, डिक्रीजेज इन लिक्विड्स, द्रवों में घटती है, एंड इंक्रीजेज इन गैस, गैस में। क्वेश्चन नंबर 14, 1 पॉइज श्यानता गुणांक के एसआई मात्रक का कितना भाग होता है? 1 पॉइज इज ए पार्ट ऑफ एसआई यूनिट ऑफ विस्कोसिटी। हाउ मच? पॉइज क्या है? सीजीएस यूनिट ऑफ विस्कोसिटी है, और एसआई यूनिट ऑफ विस्कोसिटी का वो कितना पार्ट होगा? तो जब रिलेशन आपको बताया गया था कि विस्कोसिटी और विस्कोसिटी का सीजीएस यूनिट और एसआई यूनिट में क्या रिलेशन आया था, तो वहां पर हम लोग दिखाए थे कि 1 पॉइज डेका पॉइज के बराबर होता था। डेका पॉइज के बराबर होता था, इसलिए 1 पॉइज हो जाएगा वो 1/10 ऑफ एसआई यूनिट। 1 पॉइज इज इक्वल टू 1/10 ऑफ एसआई यूनिट। यहाँ पर कह सकते हैं 1 पॉइज इज इक्वल टू 1/10 ऑफ एसआई यूनिट। एसआई यूनिट मतलब इसको अगर आप इधर ले जाएंगे तो इसको कह सकते हैं 10 पॉइज। 10 पॉइज इज इक्वल टू एसआई यूनिट। 10 पॉइज इज एसआई। 10 पॉइज हम लोग डेका पॉइज भी बोलते हैं, इसलिए डेका पॉइज एसआई यूनिट के बराबर होता है। यहाँ कह रहा है कि 1 पॉइज किसके बराबर होगा? तो ऑप्शन विल बी 1/10। इसलिए ये इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? 10th पार्ट। 10th पार्ट, 10वां भाग। 10वां भाग उसका है। क्वेश्चन नंबर 15 आइए देखिए। यदि वर्षा की 2 बूंदों के सीमांत वेगों का अनुपात 1:4 है, तो उनके द्रव्यमानों का अनुपात कितना होगा? If the ratio of terminal velocity of 2 drops of a rain are 1:4, then the ratio of their masses will be what? मतलब टर्मिनल वेलोसिटी का रेशियो आपको दिया हुआ है और मास का रेशियो निकालना है। टर्मिनल वेलोसिटी का रेशियो दिया हुआ है v1 बाय v2 1/4, निकालना है आपको मास का रेशियो m1 बाय m2। दोनों एक ही ड्रॉप का है, एक ही ड्रॉप है, डेंसिटी विल नॉट चेंज। मास इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। रेन ड्रॉप्स ऑफ स्फेरिकल, गोलाकार हो जाएगा तो गोले का जो रेशियो होता था 4/3 पाई r1 का क्यूब इंटू डेंसिटी, 4/3 पाई r2 का क्यूब इंटू डेंसिटी। ये कैंसिल कर देंगे तो आपको यहां से मिलेगा r1/r2 का क्यूब। यहाँ देखिए 4/3 पाई 4/3 पाई रो कैंसिल हो गया। r1 का क्यूब बटे r2 का क्यूब, मतलब r1/r2 का होल क्यूब कर सकते हैं। टर्मिनल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला था v1/v2 का जो फॉर्मूला था आपको याद कीजिए, r1 का स्क्वायर बटे r2 का स्क्वायर। कहां से आप लाए इसको? टर्मिनल वेलोसिटी 2/9 r स्क्वायर जी रो माइनस सिग्मा बटे ईटा। ये r स्क्वायर है, यहाँ पर देखिए ये रेस्ट कांस्टेंट, हमने इसको पकड़ा, इसको पकड़ा, मतलब v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। इसलिए v1 का स्क्वायर बटे v2 का स्क्वायर, सॉरी v1/v2 r1 का स्क्वायर बटे r2 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना? 1/4। इसका मतलब हुआ r1/r2 का स्क्वायर इज 1/4। तो यहाँ से r1/r2 निकाल लीजिए। 1/4 का स्क्वायर रूट कितना आ गया? हाफ। यहाँ पुट कर दीजिए, पुट हियर 1/2 का क्यूब, 1/2 का क्यूब, इसको यहाँ से ले आइए, दैट इज 1/8। 1/8 1:8 1:8। अब यहाँ सेलेक्ट कीजिए, देखिए कौन सा आंसर है।
1:2, 1:4, 1:8, 1:16, इसलिए आंसर इज सी। लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 16। किसके कारण वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है? बहुत ही बार पूछा गया कौन सा क्वेश्चन है ये। रेन ड्रॉप्स आर स्फेरिकल ड्यू टू विच फैक्टर? तो ये जो आप पढ़े हैं, बहुत जगह सरफेस टेंशन कम होता है, सिकुड़ करके अपना एरिया को मिनिमम करना चाहती है, इसलिए क्या होगा? सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, यदि आर त्रिज्या की केश नली को जल में डुबोने पर उसमें जल h ऊंचाई तक चढ़ता है। If a capillary tube of radius r is immersed in water and water rises up to height h, then which relation is correct? तो फॉर्मूला को याद कीजिए तो उसको, कैपिलरी ट्यूब वाला इस फॉर्मूला, जहां जूरिन्स लॉ आप पढ़े थे, जूरिन्स लॉ पढ़े थे कि अगर आप इस कैपिलरी ट्यूब, ये कैपिलरी ट्यूब है, इसको आप किसी लिक्विड में डाल दिए हैं और इसमें h हाइट तक लिक्विड चढ़ा है, h हाइट तक लिक्विड था, जूरिन्स लॉ था h इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। यहाँ गया h हाइट हो गया और ये इसका रेडियस हो गया, इस कैपिलरी ट्यूब का ये रेडियस है, ये इसका रेडियस है r, h इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, मतलब h इज इक्वल टू k बाय r, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, h इंटू r इक्वल टू k, h इक्वल टू r इंटू k, मतलब h इंटू r, दैट इज कांस्टेंट, दैट इज कांस्टेंट। हाइट और रेडियस दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो हमेशा कांस्टेंट होगा। तो यहाँ देखिए h बाय r, h इंटू r कांस्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 आइए, किस ताप पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान बराबर होता है? एट व्हाट टेम्परेचर सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल गिव्स द सेम वैल्यू? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत जगह पूछा जाता है इसको। तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच रिलेशन का फॉर्मूला आपको याद है? बोलिए, याद कीजिए उसको, कौन सा फॉर्मूला था आपको सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के स्केल? C/5 F माइनस 32/9, ये सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच का स्केल का फॉर्मूला है ये। अगर आपके नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर 37 है, यहाँ 37 रखिए, एफ में कैलकुलेट करके निकालिए तो आएगा 98.6, इसलिए हम लोग कहते हैं कि 98.6 से ज़्यादा टेम्परेचर हो रहा तो फीवर आ रहा है। अगर यहाँ पर 98.6 रख दीजिए तो ये आ जाएगा सी में 37 डिग्री सेल्सियस, तो हम लोग कहते हैं हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो है सेल्सियस स्केल में 37 है। कोई व्यक्ति अगर किसी को कहता है कि इस व्यक्ति को 102 डिग्री सेंटीग्रेड बुखार है, तो वो मैंने अनसाइंटिफिक लैंग्वेज में बात कर रहा है। 100 डिग्री सेल्सियस में पानी खोलता है तो हम हाथ रख ही नहीं सकते, 102 डिग्री पर कैसे छू सकते? दैट इज इन फ़ारेनहाइट, दैट इज इन फ़ारेनहाइट। कहता है कि दोनों में सेम वैल्यू होना चाहिए, तो दोनों में सेम वैल्यू होना चाहिए, तो आप C इक्वल टू एफ इक्वल टू एक्स मान लीजिए और यहाँ पुट कर दिए इसके जगह पर, C के जगह पर क्या होगा, x/5, यहाँ से x माइनस 32/9, इधर से गुना कर दीजिए, इधर से 9x, इधर से मल्टीप्लाई कर दीजिए 5x माइनस 160 आ जाएगा, 5 इंटू 32, फिर इधर ले आइए, दैट इज 4x, दिस इज माइनस 160, therefore x इक्वल टू माइनस 60, 160/4, दैट इज माइनस 40 डिग्री। इसलिए माइनस 40 डिग्री पर दोनों स्केल में सेम वैल्यू आएगा। आप यहाँ रखिए ना, माइनस 40/5 क्या आएगा, -8, यहाँ रखिए -40 और -32, -72/9, दैट इज -8। इसका वैल्यू और इसका वैल्यू सेम आएगा। तो ये था हम लोग का टेम्परेचर से रिलेटेड क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में आपको है, कैसा आपको वीडियो लगा? आप इसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करना नहीं भूलेंगे। इसके बाद हम फिर आ रहे हैं MCQ का तीसरा सेट लेकर के, और वही क्वेश्चन हम लाएंगे जो आपके लिए परीक्षा में एग्जामिनेशन में पूछा गया है और जिसके आने की संभावना है। इसलिए आप इसको अंत तक वीडियो तक साथ बने रह करके कॉपी में नोट करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।